अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं जी और बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के हवाले से। वाटर क्राइसिस के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर आप इस टॉपिक के हवाले से जानना चाहें तो आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल हो जाए। इसकी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पाकिस्तान के पानी के हवाले से बात करना चाहें, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर सिस्टम पाया जाता है, जिसको IRS मैंने लिखा है यहाँ पे। इस इंडस रिवर सिस्टम में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टोटल पानी 170 मिलियन एकड़ फीट है, और इसमें से पाकिस्तान के पास आने वाला जो टोटल पानी है वो 137 से लेके 145 मिलियन एकड़ फीट तक महदूद है। यानी कि ये टोटल पानी है जो पाकिस्तान के पास आता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेसिकली तीन बड़े बड़े रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 के मुताबिक पाकिस्तान को मिले हैं। और इन तीन रिवर्स के नाम हम लोगों ने पिछली दफ़ा डिस्कस किए थे, और हमें पता लगा था कि इंडस, जेहलम और चनाब, IJC, ये रिवर्स ऐसे हैं जिनके अंदर से पाकिस्तान को तकरीबन 109 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। आज देखते हैं कि पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस का किस तरीके से सामना करना पड़ रहा है, और अगर आपको फ़र्ज़ करें किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले अगर आप देखें तो पिछली दफ़ा का जो क्वेश्चन मैंने रेज़ किया था पार्ट नंबर 1 के हवाले से, तो यहाँ पे नंबर 1 पे तरबेला डैम मौजूद है, और ये इंडस रिवर के ऊपर आता है। और ये वो जगह है जो बेसिकली कालाबाग डैम के लिए भी प्रपोज़ की गई है, जिसको मैं KBD यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरीके से ये सोहान रिवर पे जो इस्लामाबाद के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होती है, उसको रावल डैम कहते हैं। ये इतना सिग्निफिकेंट डैम नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सिटी बेस्ड है। सबसे बड़े बड़े डैम में तरबेला डैम आता है। इसके अलावा पाकिस्तान का तकरीबन 1000 मेगावाट्स के करीब करीब मंगला डैम, और फिर हेड मराला जो है वो पाकिस्तान के अंदर तीन बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के तीन मेजर रिवर्स के ऊपर ही पाकिस्तान के तीन बड़े वाटर सप्लाई के और पावर के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से चश्मा प्रोजेक्ट है, और इसी तरीके से वारसिक डैम है जो काबुल रिवर के ज़रिए से पेशावर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। अब ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस के हवाले से कौन कौन से मेन इश्यूज़ हैं। तो मैं मेन इश्यूज़ को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करूँगा ताकि आपको आसानी से ये याद रह सकें। आप किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहें तो आपको ये पाकिस्तान के पानी के क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो आराम से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर यूजेज के लॉसेस कितने हैं, पाकिस्तान में वाटर यूजेज के प्रॉब्लम कितने हैं। यूजेज प्रॉब्लम्स मेरा पहला पॉइंट है कि जो पानी हमारे पास आता है, जो पाकिस्तान के पास हर साल पानी आता है, उसमें से हम कितना % पानी किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं, पाकिस्तान को जो सबसे पहला पानी का यूजेज है उसमें से तकरीबन 95 मिलियन एकड़ फीट से लेके 102 मिलियन एकड़ फीट तक का पानी हम लोग एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए और अदर पर्पजेज़ के लिए, अदर प्रोडक्टिव पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस अदर प्रोडक्टिव पर्पज़ में पाकिस्तान के अंदर बिजली बनाना और मुख्तलिफ़ किस्म के पावर के प्रोजेक्ट्स के अलावा एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड की पानी की सप्लाई के अलावा इंडस्ट्रियल की वाटर सप्लाई भी मौजूद है। दूसरा जो वाटर का यूज़ है वो बेसिकली पाकिस्तान का एक लॉस है, और तकरीबन 12 मिलियन एकड़ फीट के करीब पानी पाकिस्तान हर साल इसको ज़ाया कर देता है, और इसको प्रोसेसिंग लॉस कहते हैं या एवेपोरेशन की वजह से होने वाले लॉसेस कहते हैं, एवेपोरेशन। तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान को लॉस फेस करना पड़ता है वाटर के हवाले से, वो बेसिकली ऐसा वेस्टेज है जिसको हम बड़े आराम से रोक भी सकते हैं, और वो है वेस्टेज टू सी। वेस्टेज टू सी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो तकरीबन, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के पास एनुअली 34 मिलियन एकड़ फीट या 35 मिलियन एकड़ फीट वो पानी है जो हम लोग सीधा समंदर के अंदर अनट्रीटेड तौर पर बहा देते हैं। ऑल्दो कि हमें ये पानी प्रॉपरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सी के अंदर बहाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी दिस इज़ बेसिकली द इशू इन वाटर लॉसेस टर्म।
अब अगर बात की जाए तो ये दो एरियाज़ हैं, टू एरियाज़, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस के सबसे बड़े बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। पर आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट निकला वो था जी यूजेज प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान अपनी गिवन वाटर सप्लाई का भी ऑलमोस्ट मोर देन 25% से कुछ ज़्यादा जो वाटर है वो लूज़ कर देता है और वो लॉसेस की शक्ल में हमें सामने आता है। इसमें जो सेकंड प्रोसेस है एवेपोरेशन और सीपेज एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप देखें तो ये सेकंड नंबर वाले पॉइंट के अंदर सीपेज सबसे बड़ा इशू है, जो कि कैनाल के ज़रिए से की जाती है। इसके अलावा जो दूसरा पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के हवाले से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एक्सटर्नल फ़्लो या सॉवरेनिटी इशू। पाकिस्तान के अंदर आने वाला ज़्यादातर जो पानी है वो हमें पाकिस्तान से बाहर से मिलता है। मतलब 78% ऑफ द वाटर इन पाकिस्तान कम्स फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। अगर इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था, तो हमारे पास जितने भी मेन रिवर्स हैं, जिसमें इंडस, झेलम और इंडस, झेलम, चनाब और उसके अलावा काबुल रिवर हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के बाहर से आते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर 78% जो पानी आता है वो बाहर से आता है। और दिस वाटर सप्लाई कैन बी ब्लॉक्ड बाय सप्लाई कैन बी ब्लॉक्ड। इसके अलावा एक्सटर्नल फ़्लो के अलावा इसमें एक तीसरा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को मौजूद है वो है मूनसून वाटर इशू। पाकिस्तान के साथ जो पानी के हवाले से तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तान की ज़रूरत का टोटल पानी, 80% ऑफ टोटल वाटर जो पाकिस्तान में आता है, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट तादाद बताने की कोशिश करूं तो ये तकरीबन 110 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है। ये हमें सिर्फ 100 डेज़ में सप्लाई मिलती है। 100 डेज़ सप्लाई मतलब 100 दिनों में ये पानी हमें अवेलेबल होता है और इन्हीं दिनों में इन बड़े दरियाओं से ये पानी पाकिस्तान के अंदर आता है। ये महीने हैं जुलाई से सितंबर तक, या आप ये समझ लीजिए कि जून, जुलाई और सितंबर, बेसिकली ये 3 महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। आप ये समझ लीजिए कि जून के एंड से और जुलाई से सितंबर के दरमियान पाकिस्तान के अंदर ये पानी आता है। सितंबर के अंदर ये पानी आता है और इस पानी के आने की वजह से पाकिस्तान के पास एक ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो जाता है। यानी कि पाकिस्तान जो कि एक वाटर स्केर्स कंट्री है, उसके अंदर अचानक से फ्लडिंग हो जाती है। सो वी आर प्रोन टू डिज़ास्टर्स ड्यू टू ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग दीज मंथ्स। अब चौथे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, तो चौथे पॉइंट के ऊपर बात करते हुए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वाटर यूजेज पर कैपिटा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे डॉन की कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स और ट्रिब्यून की और एक्सप्रेस की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक और कुछ इंडिपेंडेंट सर्वेज़ के मुताबिक, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 100 गैलन्स पर डे यूज़ करते हैं। पर कैपिटा पर्सन 100 गैलन वाटर पर डे यूज़ करते हैं, जबकि अनलाइक दुनिया के अंदर वर्ल्ड स्टैंडर्ड इज़ जस्ट 10 गैलन्स पर डे। सो पाकिस्तान के अंदर ये जो वाटर का यूजेज है, ये ओवर यूज़ होने की वजह से हम लोग वाटर को एफिशिएंट यूज़ नहीं कर सकते, एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते। इसकी एक यूजेज लैकिंग, इसकी सबसे बड़ी जो वजह मेंशन की गई है वो ये वजह मेंशन की गई है कि पाकिस्तान में वाटर कॉस्ट बहुत ही मिनिमल है। वाटर कॉस्ट इज़ मिनिमल। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक और इशू भी है जो कि वाटर क्राइसिस से रिलेटेड है, और उसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो ऑलमोस्ट 50 मिलियन एकड़ फीट के करीब ग्राउंड वाटर अवेलेबल पाकिस्तान में है। बट द प्रॉब्लम विद ग्राउंड वाटर इज़ कि इसमें से 40% या तो ब्रैकिश है या एक्सेसिबल नहीं है। इस वजह से हम ये पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो इससे रिलेटेड दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान में कुछ एस्टीमेट्स के मुताबिक 2,60,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स मौजूद हैं, और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्वीफर्स से मुराद वो जगह होती है जहाँ पे पानी का कुछ ना कुछ कोई वेन चल रही होती है अंडरग्राउंड वाटर की। ये एक्वीफर्स को
ऑलरेडी एक्वीफर्स आर गेटिंग डिप्लीटेड, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मेन सिटीज़ के अंदर वाटर लेवल नीचे जा रहा है, विच कैन कॉज बेसिकली इन्वायरमेंटल चेंजेस फॉर द सॉइल, और इसकी वजह से पाकिस्तान में वेजिटेशन कवर को और कुछ इंडिजिनस प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अगला पॉइंट मैं आपसे बात बताने की कोशिश करूं तो छठा जो इसमें पॉइंट है वो है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर यूजेज तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर गई है और हम लोग पानी को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अवेलेबिलिटी के फैक्टर है वो 2022 के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि 940 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 940 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा अब अवेलेबल है, जबकि मिनिमम स्टैंडर्ड जो माना जाता है वो है 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा। इसका मतलब है पाकिस्तान इस वक्त वाटर स्केर्स कंट्री बन चुका है। इसके अलावा अगर मैं वाटर की क्वालिटी के हवाले से बात करूं तो सातवां प्रॉब्लम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 25 से 50% के दरमियान ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है एक भी वक्त पीने के लिए। अगर मैं इसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट बताऊं तो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च आर्टिकल है जिसका नाम है थर्ड पोल की तरफ से एक सर्वे करवाया गया था कराची के अंदर, और इस कराची के सर्वे के मुताबिक 91% ऑफ कराची वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। सो दैट मीन्स कि पाकिस्तान में वाटर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है वो ये है कि इवन वाटर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वाटर के ड्रिंकेबल ना होने की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने आ रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमें इशू इस वक्त मौजूद है, आठवां इशू, वो है वाटर स्टोरेज। इवन दो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 100 डेज़ का वाटर अवेलेबल होता है, बट वाटर स्टोरेज की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में सिर्फ 30 डेज़ की है, और इसमें से भी हमारे पास 13.86 मिलियन एकड़ फीट का जो पानी है वो टोटल 3 डैम्स में सेव होता है, जिसके अंदर सबसे पहला डैम तरबेला डैम है, दूसरा मंगला और तीसरा चश्मा बैराज। लेकिन मंगला डैम में तो 39% का इजाफा हुआ है, बट बाकी डैम में 36% का की तरबेला डैम में 36% स्टोरेज कैपेसिटी की ऑनवर्ड कमी हो रही है। इसी तरह चश्मा में भी -61% डिक्रीज़ हो चुका है जब से ये डैम्स बने हैं 1980 से। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में 30 डेज़ की भी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम हो रही है। इसमें एक पॉजिटिव साइन ये है कि हम भाषा डैम बना रहे हैं जिसके अंदर 6.45 मिलियन एकड़ फीट की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें तो पूरी दुनिया के अंदर डैम्स की तादाद के हवाले से कंपेयर करें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 45,600 के करीब डैम्स मौजूद हैं, और इसमें से सिर्फ 22,000 चाइना में मौजूद हैं, और इस 22,000 के अलावा 4,000 डैम्स इंडिया में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ऑलमोस्ट 71 डैम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इजिप्ट के अंदर वाटर की जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो 1000 डेज़ की है। यूएसए में इसी तरह ऑलमोस्ट 900 डेज़ की है। इंडिया के अंदर भी ये वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 170 डेज़ की है। मतलब अगर उनके मुल्क में मानसून की वजह से फ़्लो आ भी जाए और फ्लडिंग भी हो जाए तो भी वो 170 डेज़ तक के लिए पानी को स्टोर कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये रेशो बहुत ही अलार्मिंगली लो है, 30 डेज़। सो पाकिस्तान को इसके अंदर इंक्रीमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ और भी वाटर के क्राइसिस के हवाले से इश्यूज़ पाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 9वां प्रॉब्लम हमें नज़र आता है वो है कोटरी इकोसिस्टम इशू। पाकिस्तान अपना टोटल पानी का 34 मिलियन एकड़ फीट समंदर में अनट्रीटेड वाटर के तौर पर फेंक देता है। लेकिन ये जो सी वाटर में हम फ्रेश वाटर सी वाटर के अंदर फेंक देते हैं, ये वाटर
कोटरी के इलाके से नहीं गुजरता, जिसको ऑलमोस्ट 8 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर गुजारने की अशद ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारा ये एरिया, कोटरी का एरिया, अपना इकोसिस्टम जो कि बेसिकली रेड राइस और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है, वो लूज़ कर सकता है। कोटरी इकोसिस्टम के हवाले से ही ये ऑब्जेक्शन है, जिसकी वजह से काला बाग डैम और मुख्तलिफ़ किस्म के डैम्स के प्रोजेक्ट के ऊपर 3 प्रोविंसेस ऑब्जेक्ट करते हैं। ये बेसिकली सिंध इंडस रिवर के टेल के ऊपर पाया जाने वाला एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एस्चुरी के मकाम पे पाया जाता है। एस्चुरी ऐसी जगहों को कहते हैं जहाँ से समंदर जो रिवर है, रिवर एंटर्स इनटू सी। सो इस इशू के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि इंडस रिवर के टेल पे पाया जाने वाला ये कोटरी का एरिया जो है, ऑल्दो कि हम 34 मिलियन एकड़ फीट ऑफ पानी समंदर में डालते हैं, बट ये एरिया जो है, इस एरिए से ना डालने की वजह से और कोटरी बैराज में पानी की कमी होने की वजह से और वाटर लॉसेस की वजह से और अनटैप्ड वाटर जो हम लोग सी में डालते हैं, उसकी डायरेक्शन ठीक ना होने की वजह से हम कोटरी वजह से एरिया को भी लूज़ कर रहे हैं। इस हवाले से मैंने आपको कुछ वाटर क्राइसिस के कुछ पॉइंट्स बताए। मज़ीद अगली वीडियो के अंदर मैं आपको पाकिस्तान के इस वाटर क्राइसिस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, आई विल डिस्कस अबाउट दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसके हवाले से मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं मज़ीद आपकी एक्सपेक्टेशंस के लिए क्या कर सकता हूँ। इन शॉर्ट, पाकिस्तान के अंदर ये 9 प्रॉब्लम हैं जो मैंने वाटर क्राइसिस के ज़रिए से आपको आइडेंटिफाई किए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी टॉपिक के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी।